5 साल पहले जब कश्मीर में 370 हटाया गया तो देश को ये बताया गया था कि भाई अब तो कश्मीर को कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और सब मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा। लेकिन 5 साल बाद जो पिक्चर सामने आ रही है, एक तरफ तो खैर मिलिटेंसी बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पहले तो शुरू में तो इन्होंने पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया, जितने भी उस समय मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे कश्मीर के, उनको डिटेंशन में रखा, महीनों तक, सालों तक डिटेंशन में रखा। उनको छोड़ा तो उसके बाद फिर एक्टिविस्ट को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, जो भी लोग अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, लिख रहे थे या सोच भी रहे थे, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और अभी तक बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके रखा हुआ है। और अब हम देख रहे हैं कि वकीलों को, जो मतलब बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जो वहाँ के सबसे प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, जिनका कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, किसी तरह की वायलेंट एक्टिविटी में कोई दूर का कनेक्शन नहीं है, उनको अरेस्ट कर लिया गया वही रात में मिडनाइट को। जैसे कि यहाँ हिंदुस्तान में इमरजेंसी में हुआ था, हिंदुस्तान में जब इमरजेंसी हुई थी तो मिडनाइट को हज़ारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून, जिसको उस समय मीसा कहते थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वो लगाया गया था। अब इन लोगों को भी मिडनाइट को अरेस्ट कर लिया गया और इनके ऊपर भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट लगाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कोई चार्ज नहीं लगाया गया है, कोई उनके खिलाफ कोई एक्यूजेशन नहीं है कि उन्होंने कोई क्राइम कमिट करी है या कुछ भी गलत किया है। ये कह रहे हैं कि हमको एप्रीहेंशन है कि अगर इनको आज़ाद रखा गया तो ये कुछ गड़बड़ कर देंगे। अरे किस आधार पर आपको ये एप्रीहेंशन है? पहली बात तो इस तरह के जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून हैं, मेरी राय में बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया, और ये हमारी न्यायपालिका का फेलियर है कि आज तक इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। मेरी राय में बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे तो कई सारे कानून हैं, पीएमएलए, यूएपीए, जिसमें कई प्रोविजंस जो हैं बिल्कुल गैर संवैधानिक हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस में एक अच्छा जजमेंट दिया, जिसमें ये बोला है कि भाई ये पीएमएलए और यूएपीए में ये तो आपने लिख दिया है कि भाई बेल तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ट्रायल कोर्ट ये ना कह दे कि भाई इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। अब ट्रायल तो शुरू ही नहीं होती। भीमा कोरेगांव केस में, जिसमें सुरेंद्र गाडलिंग और इतने सारे और हमारे सबसे अच्छे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है, 6 साल हो गए उनको जेल में, लेकिन अभी तक उनकी ट्रायल ही नहीं शुरू हुई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जजमेंट तो अब आया है मनीष सिसोदिया का, लेकिन इतने साल से ये जो इनजस्टिस है कि लोगों को बगैर ट्रायल के साल तक जेल में रखा जाता है और उनको बेल नहीं दी जाती है, और ऐसे लोगों को जिनका क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुराना कहीं क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ दिल्ली राइट्स के केसेस में भी हम देख रहे हैं, उमर खालिद और तमाम लोग हैं जो कि 4-4 साल तक जेलों में पड़े हुए हैं और उनको अभी तक बेल नहीं दी गई है। कुछ लोगों को बेल मिल गई, लेकिन अधिकतर लोगों को तो अभी तक बेल नहीं मिली है। तो ये तो हमारी न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि ये सब देखते हुए भी कि देश में क्या हो रहा है, किस तरह से
सारी एजेंसीज, खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई वगैरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सब देखने के बाद भी इन लोगों को जेल में सड़ने दिया जा रहा है, उनको बेल पर भी नहीं छोड़ा जा रहा। वैसे तो ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो क्वॉश करने लायक थे, अब तक क्वॉश हो जाने चाहिए थे। भीमा कोरेगांव का तो बिल्कुल एब्सर्ड केस है इन लोगों के खिलाफ, जिसमें पेगासस यूज़ करके उनके ईमेल में कुछ डाल दिया गया और उसके आधार पर उनके ऊपर ये चार्ज लगा दिया कि आप प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे थे। कई लोगों के ऊपर ये चार्ज लगा दिया गया है। तो ये सब यही दिखाता है कि मौजूदा सरकार जो है सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से ह्यूमन राइट्स को, फ्री स्पीच को, डिसेंटर्स को का मुंह बंद करना चाहती है। और कश्मीर में तो ये बहुत ही अति पर चला गया है कि जहाँ पर आप फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, दो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर बार एसोसिएशन के, उनको आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर लिया। तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही मतलब इसको हम कह सकते हैं बहुत ही घिनौनी हरकत है सरकार की तरफ से। तो हम लोगों का यही डिमांड है कि इनको देखिए, अगर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और तो अंदर अंदर गुस्सा लोगों का बढ़ता रहता है। जैसे कॉलिन ने बताया, जब गुस्सा बढ़ता रहेगा, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्रश कर देंगे, आप डिसेंट को नहीं अलाउ करेंगे, एक्टिविस्ट को जेल में डाल देंगे, तो लोगों का गुस्सा अंदर अंदर बढ़ता जाता है। और फिर जब वो फूटता है तो उसका कोई भी रूप हो सकता है, वायलेंस भी हो सकता है। और कहीं कहीं जैसे बांग्लादेश में थोड़ा वायलेंस हुआ, लेकिन एक तरह से एक पीसफुल रेवोल्यूशन हो गया, तो अल्टीमेट तो उसका फिर रेवोल्यूशन ही होता है। तो इसलिए भारत सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जो वो वहाँ कश्मीर में कर रहे हैं, जिस तरह से इतने सारे बिल्कुल बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया गया है सिर्फ इसलिए कि वो सरकार का कुछ विरोध करते हैं, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा और इससे आखिर में जाकर सरकार को भी और पूरे देश को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो हम लोगों की तो यही डिमांड है कि भाई सरकार इनको तुरंत रिलीज़ करे, और अगर सरकार नहीं रिलीज़ करती है तो न्यायपालिका इसका संज्ञान लेकर इनको तुरंत रिलीज़ करवाए, चाहे वो इनका डिटेंशन क्वॉश कर दे किसी भी ग्राउंड पर कि उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए, या फिर ये एनएसए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या एनएसए का एप्लीकेशन इलीगल है इस केस में, किसी भी आधार पर, लेकिन और या फिर बेल दे कम से कम। लेकिन इन लोगों को इस तरह से जेल में रखना तो बहुत ही अनजस्ट, अनलॉफुल और काउंटर प्रोडक्टिव। देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में बहुत सारी फर्जी खबरें भी आ रही हैं, बहुत सारी। अगर आप ज़ुबैर जो कि एक फैक्ट चेक करते हैं, उनके अगर आप ट्वीट्स देखें तो उन्होंने कम से कम, मैंने पिछले 10 दिन में ही देखा है कि कम से कम 20-25 ऐसी खबरें जो झूठी खबरें थीं, जो कहीं और की थीं या किसी और समय की थीं, उनको ये कह दिया गया कि देखिए बांग्लादेश में ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ जो कही जा रही है या जो सर्कुलेट हो रही है वो सब चीज़ें सही नहीं हैं। और मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मेरे पास ये जानने का कोई ज़रिया नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अगर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है तो बहुत गलत चीज़ है, अगर वायलेंस हो रहा है तो बहुत गलत चीज़ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग तो यही कह सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बता सकते एग्जैक्टली बांग्लादेश में क्या हो रहा है। कॉलिन ने जो आपको बताया वो तो ये बताया कि देखिए अगर इस तरह का रिप्रेशन होता है, एंटी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती हैं, करप्शन होता है, तो उसका गुस्सा लोगों में बढ़ता जाता है और कभी कभी विस्फोटक हो जाता है।
विस्फोटक कई तरह से हो सकता है। विस्फोटक के फॉर्म कई जगह तो बिल्कुल बहुत ही वायलेंट होते हैं, कई जगह के थोड़े वायलेंट होते हैं, थोड़े पीसफुल होते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन होता है जब लोगों को भागना पड़ता है। एनीवे कॉलिन, इसके बाद My point is this: Bangladesh is right now going through the throes of a democratic movement. यहाँ पे तो settled government है, and यहाँ पे तो मतलब minorities के ऊपर attack होता है। हम उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। हम तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जो ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट माना जाता है, जो यहाँ पे दो लोग बैठे हैं, वो आप क्यों उनको रेस्पेक्ट देते हैं? क्योंकि उनको एक प्रोफेशन है, उन्होंने ये सब काम किया है। उनके ऊपर एक दहशत, एक टेरर, एक खौफ मतलब डाल रहे हैं गवर्नमेंट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें दुनिया के मतलब आसमान में जो भी इश्यू है वो आप बात कर सकता है, बट इट इज लाइक प्लीज कीप इन माइंड दैट दिस इज ऑन अ स्पेसिफिक इश्यू। बांग्लादेश इशू के लिए मतलब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं तो सारा क्वेश्चन उसमें आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। ये जो आप पूछ रहे हैं, एक सेकेंड, आप जो कह रहे हैं ना कि लॉयर्स को क्यों, लॉयर्स को तो इसलिए किया है कि जिससे बाकी लॉयर्स भी डर जाएं, जजेस भी डर जाएं, जजेस भी डर जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब कोई बहुत फांसीवादी सरकार सामने दिखती है तो बहुत सारे जज डर जाते थे। इमरजेंसी में जब सुप्रीम कोर्ट ने वो हेबियस कॉर्पस जजमेंट दिया तो डर के माहौल में दिया था, डर के दिया था। उन लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं, हो सकता हमको भी जेल में डाल दें। तो इस वजह से सरकार ये सब करती है कि औरों को भी डरा दे। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यार ये सरकार आगामी आने वाली सरकार भविष्य में मोदी सरकार आएगी, उसको रास्ता दिखा रही है कि संविधान को बिना खत्म किए इस तरीके से डेमोलिश किया जा सकता है। ये तो देखिए, ये सरकार कर ही रही है। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया, मतलब इलेक्शन कमीशन, सीएजी, यूनिवर्सिटीज़, पुलिस, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और काफ़ी हद तक जुडिशरी को भी, मीडिया। तो अब अगर आप सारे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लें तो आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सब कुछ वो सब कर सकते हैं जो इमरजेंसी में कर सकते थे, और ऑन द सरफेस ये दिखेगा कि भाई ये तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर तो इलेक्शंस वगैरह होते हैं। लेकिन इलेक्शंस होने के बावजूद भी अगर आप 6-6 साल तक लोगों को जेल में डाल दें, उनका ट्रायल भी ना शुरू हो और उनको बेल भी ना मिल सके, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपने इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए बगैर फॉर्मल इमरजेंसी डिक्लेयर करें। सर एक क्वेश्चन है, सर एक डिफरेंस आप बताएंगे कि इंदिरा गांधी, मैं फिर से ये बता रहा हूँ, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन प्लीज। कहाँ से है सर? नेशनल म्यूजिक। सुनील मिश्रा। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आप इमरजेंसी बार बोल रहे हैं, तो आज की जो इमरजेंसी है और 77 की जो इमरजेंसी थी उसमें अंतर क्या था? 77 में नहीं था, मतलब 75 की इमरजेंसी में तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, ये अनडिक्लेयर्ड। जब फॉर्मली आपने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जहां आपने फॉर्मली फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया है, लेकिन उसका अगर आप सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लें और ऐसा डर का माहौल बना दें तो इफ़ेक्टिवली उसका इफ़ेक्ट यही होता है कि फंडामेंटल राइट्स आपने सस्पेंड कर दिए हैं, मीडिया सेंसरशिप लागू कर दी है। मतलब आज तो ज़्यादातर मीडिया तो जिसको गोदी मीडिया कहा जाने लगा है, अब ऑल्टरनेट मीडिया है जो इंटरनेट पर चलती है, सोशल मीडिया पर चलती है, लेकिन उसका इफेक्ट तो वही हो रहा है ना। आज तो कर देना साहब, 75 का ही बता दीजिए उसमें क्या हुआ था। वो तो सबको पता है, उसमें बताने की क्या जरूरत है। से तो बहुत ज्यादा गदर हुआ था उस समय। हाँ ठीक है, वहाँ सबको इंटर कर दिया जबरदस्ती लाठियाँ भी चली थी, मारा भी था, ये भी बताइए ना सर। एक तरफा काम
मैं कुछ कहूँ। बिल्कुल 75 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का प्रोविज़न है, उसको यूज़ करके किया गया था। मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, और हालांकि मैं स्कूल में थी, उसके बाद भी हम लोग लड़े, और जिन्होंने इम्पोज़ किया था उनके ख़िलाफ़ हम लोग बहुत सालों तक पॉलिटिकली भी लड़ते रहे। सारे पॉलिटिकल डिसेंटर्स को टारगेट किया गया था। हालांकि एक जो ग्रुप अभी इसको बहुत हाईलाइट कर रहा है, उन्होंने एक लिख के उनको सपोर्ट किया कि हमारे लोगों को छोड़ दीजिए, तब हम इमरजेंसी को और 20 पॉइंट प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे। आज बहुत सारे लोग जो उसको बहुत हाईलाइट कर रहे हैं ना, उनका ये रिकॉर्ड रहा है। बहुत सारे और साथी, मेरे भी यहाँ पे कई साथी हैं जो जेलों में बंद थे। हाँ, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनमें से पहला वाला लो लिबर्टी, आप मान लीजिए कि इमरजेंसी के टाइम पे ख़त्म कर दिया गया था 75 फॉर अ लिमिटेड पीरियड। उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, और ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन पे वो कंट्रोल नहीं था उनका, क्योंकि वो इलेक्शन में बुरी तरह से हार भी गई। फिर 2 साल बाद वापस आई, या 3 साल बाद। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को कंट्रोल पूरी तरह से नहीं किया था, या सबवर्ट नहीं किया था। जुडिशरी में काफ़ी सुना था पैकिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद उसका पूरा जो एक रिवर्सल भी हुआ, वो भी हमको याद है। अब वो बाकी 2 जो प्रोविजंस हैं, लिबर्टी के साथ साथ इक्वालिटी, यानी कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। आप पॉलिटिकल डिसेंटर हैं, आपको मालूम है कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, आप वो रिस्क ले रहे हो। आपको आम आदमी, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप दलित हैं, आपको उस तरह का कोई डर नहीं था कि हम अपनी वजूद की वजह से हमको जेलों में डाल दिया जाएगा, या आपके खिलाफ कोई दूसरी तरह की कार्रवाई होगी कि डिसेंटर्स में भी वो तो ठीक हैं, वो तो जो चाहे कर लें, इनको हम डाल देंगे विदाउट ट्रायल। तो आपको जो लॉ जो था ना, हाउएवर ड्रैकोनियन, दैट वाज द सेम फॉर एवरीबॉडी। लेकिन आज के ज़माने में क्या है? अच्छा, दूसरा फ्रेटर्निटी भी कोई ऐसा कम्युनलाइजेशन तो उस टाइम पे हमने देखा नहीं था। आज के दिन में क्या है कि जो लिबर्टी के साथ साथ लिबर्टी, इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, आपकी लिबर्टी कहाँ पे है? आप तो कह रहे हैं कि चलो ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ, मेरे साथ जो डिफेंस कमेटी में प्रोफेसर हनी बाबू हैं, वो तो जेल में पड़े हैं 4 साल से। क्यों? वो सिटीजन नहीं है क्या? तो जो फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की बात, इक्वालिटी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं आज के दिन में। रूल ऑफ लॉ सेम नहीं है। राम रहीम वगैरह जैसे लोगों को तो जितना भी चाहो बेल मिल जाएगा, पैरोल कहते हैं उसको, जितना चाहे। और ये जो 11 रेपिस्ट थे बिल्किस बानो के, क्या उन्होंने क्या कर लिया था कि उनको रिहा कर दिया पूरी तरह से, बाकी लोग जेलों में, उनको पैरोल तक नहीं मिलता अपनी माँ से मिलने के लिए। माँ की डेथ हो गई साईं बाबा की, 90% डिसेबल्ड है वो, एक बार भी बेल नहीं मिला, ना पैरोल मिला। तो इक्वालिटी है क्या हमारे यहाँ? कोई इक्वालिटी नहीं है। फ्रेटर्निटी, लिबर्टी खत्म हुई है, फ्रेटर्निटी खत्म हुई है, इक्वालिटी तीनों खत्म हुई। Any further question? कम्युनलाइजेशन तो एक आर्टिकल ऑफ फेथ हो गया है। Yeah. संजय, मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। जब मैंने बात शुरू की तो मैंने आपसे और कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन को मुबारकबाद दी कि बहुत अरसे के बाद, मुझे याद नहीं है कब दिल्ली में पिछली बारी कश्मीर के मुद्दे पर कोई बातचीत हो। आप देख रहे हैं पिछले आधे घंटे से सवाल जवाब हो रहा है, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है यहाँ में कि इन वकीलों की तो बात छोड़िए, जिस तरह बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, ये साफ स्पष्ट करता है कि इस देश में कश्मीर के प्रति लोगों की क्या भावना है। आप बिल्कुल 100% जो अखबार में आपके सामने पेश किया जाता है कि इस हफ्ते, जैसा मैंने कहा, तिरंगा यात्रा चल रही है, उसके पहले अमरनाथ यात्रा चल रही थी, उसके पहले G20 का खेल चल रहा था, वही सब आपके लिए काफी है। तो ये अच्छी बात हुई कि ये मीटिंग बुलाई गई, लेकिन मेरे लिए कश्मीरी होने के नाते मेरे लिए ये बहुत स्पष्ट करता है कि यहाँ किसी को कश्मीर के इस पैनल को छोड़ के, और होंगे इक्के दुक्के लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो चुप बैठे हैं,
लेकिन किसी को सवाल पूछने के लिए ये नहीं है कि क्या हालात है भाई, वहां पे क्या हो रहा है, लोगों पे क्या पनप रहा है, इन वकीलों को अगर बंद किया जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है? क्योंकि ये तो ऊपर के लोग हैं ना, ऊपर स्तर के लोग हैं, तो इनके ऊपर लगाम लगाने से कौन सी बातें हैं जो नहीं कही गई? आज मौका नहीं है, आज समय भी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने चुप्पी साधी हुई है कश्मीर के ऊपर, ये वही चुप्पी है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, जिसके लिए हम बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं कि इस चुप्पी के नीचे बहुत गुस्सा है, और आप अगर वो नहीं जानना चाहते कि उस गुस्से के पीछे क्या है, तो शायद स्थिति जो है वो धीरे धीरे गंभीर होती जाएगी, और फिर आप आर्टिकल 370 को हटाएं या स्टेटहुड हटाएं या स्टेटहुड लौटाएं या इलेक्शन करवाएं या नहीं करवाएं, स्थिति बदलेगी नहीं। ये आपकी जिम्मेवारी है, आप वो जिम्मेवारी लेने को तैयार हो या नहीं हो, वो दूसरी बात है। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।